हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रुमत इंस्टीट्यूट पर। आज की ये वीडियो बीएससी फिजिक्स की वीडियो है। जैसा कि आपको पता है, हमने बीएससी का नया कोर्स स्टार्ट किया था 2023 के लिए। सेमेस्टर 1 यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस चल रही हैं और फर्स्ट फिजिक्स में हमारा क्या चला था, मैथमेटिकल फिजिक्स चल रही थी। तो ये उसकी दूसरी वीडियो है। यहाँ पर हालांकि लिखा हुआ है बीएससी फिजिक्स 2, नहीं दिखाई दे रहा हो तो मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, ये वीडियो नंबर 2 है। राइट। तो आज का जो टॉपिक है, कल हमने आपको क्या कराया था, इससे पहली वाली वीडियो में आपको हमने अदिश राशियां कराई और सदिश राशियां कराई, फिर सदिशों के हमने प्रकार कराए थे। राइट। तो अब बात कर लेते हैं हम सदिशों के घटक या किसी सदिश के घटक। कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर लिखा हुआ, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर नहीं, एक सदिश के घटक। कंपोनेंट्स माने क्या होता है, घटक। इंग्लिश वाले और हिंदी वाले दोनों ध्यान से समझते रहना, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हिंदी भी समझ में आएगी, प्रॉपर तरीके से इंग्लिश भी समझ में आएगी। राइट। चलिएगा, तो जैसा कि आपको मैं बता दूं, जैसे हमने बात की थी कि एक ये वेक्टर है, कोई मान लीजिए मैं इसको नाम दे दे रहा हूं, ये ए वेक्टर है। ओके। तो ये यहां से स्टार्ट हुआ, ये इनिशियल पॉइंट है इसका, ये इसका फाइनल पॉइंट है। और ये मान लीजिए ओ बिंदु है और यहाँ पर ये पी बिंदु है। तो इसकी दिशा किधर हो गई, ओ से इसकी दिशा पी की ओर हो गई। ये हमने कल ही बता दी थी। ओके। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, कंपोनेंट्स, यानी इस सदिश के घटक। घटक क्या क्या होंगे, तो जैसे कि मेरे पास में एक ये सदिश है, सपोज दैट कि ये एक मेरे पास में एक सदिश है, ठीक है, ए वेक्टर। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, एक्स वाई अक्ष में डिवाइड कर दे रहा हूँ। तो मैं एक्स अक्ष में और वाई अक्ष में किस तरीके से डिवाइड करूँगा, देखिए इस तरीके से मैंने एक सीधी रेखा खींचूंगा, इसको इस तरीके से और इस तरीके से बना दिया। ये मैंने एक्स अक्ष कह दिया, ये मैंने वाई अक्ष कह दिया। राइट। तो ये इसका मैंने क्या बना दिया, यहाँ पर ये ओरिजिन है, ओ पॉइंट है। राइट। और यहाँ पर ये जो था, ये आपका यहाँ पे पी बिंदु मान लीजिए, ठीक है। जिस तरीके से ये सदिश है, सपोज दैट इसके लिए हमने क्या करा, इस तरीके से अलग अलग हमने दो पॉइंट खींच दिए। ओके। यहाँ पर हमने माना कि ये वाला जो सदिश है ए वेक्टर, ये जो सदिश है ये एक्स से, एक्स डायरेक्शन से कितना कोण पर झुका हुआ है, ये इस तरीके से कुछ ना कुछ इसकी डायरेक्शन है। तो ये यहाँ से कितना कोण झुका हुआ है, ये हमने मान लिया कि ये थीटा कोण झुका हुआ है। राइट। तो अब आपको पता चल गया ये थीटा कोण झुका हुआ है। राइट। अब यहाँ से हम देखिएगा, ये यदि हम एक्स अक्ष के एलोंग डाले जाए, तो यहाँ से एक लंब डाले, ये कितना बैठेगा वो देख लीजिए, किस तरीके से इतना, और इधर देखेंगे, यानी कि हमारा ये परिमाण था इसका, हमने क्या बताया था, ये वेक्टर है, तो ये इसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण होता है। ये जितना बड़ा वेक्टर, जितना ज्यादा बड़ा वेक्टर होगा उसका उतना ही ज्यादा परिमाण होगा। राइट। तो ये इसका परिमाण है। अब हमको क्या करना है, इसको अलग अलग घटकों में तोड़ना है कि इसके कितने घटक होंगे। ध्यान से समझिए, ये देखिएगा, ये एक है, तो इसका ये वाला देखिए, ये वाला घटक कौन सा होगा, ये यहाँ से यहाँ तक। इसी ये ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर का ये क्या है, एक एक्स अक्ष की दिशा में घटक है, और ये क्या होगा, ये ऊपर की ओर, ये इसका वाई अक्ष की दिशा में घटक होगा। तो वही चीज है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये ए है, तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स, यानी ए एक्स वेक्टर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ए वाई वेक्टर। मतलब क्या है कि ये एक वेक्टर है, ए वेक्टर है, तो ये ए वेक्टर का क्या है, एक्स के एलोंग, यानी कि कंपोनेंट ऑफ एक्स एक्सिस, यानी कि अलोंग एक्स एक्सिस, यानी एक्स दिशा के या एक्स अक्ष के अनुदेश सदिश ए वेक्टर का घटक ये हो गया, ये इसका ये हो गया, ठीक है, वाई के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब इसको परिमाण में लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका कुछ अलग रहेगा, वो देखिएगा, क्योंकि हमको तो इसका परिमाण चाहिए ना। तो देखिए हम लिखेंगे कंपोनेंट ऑफ x along x axis, component of a vector along
एक्स एक्सिस। मतलब क्या हो गया, हिंदी में लिख लीजिएगा, ए सदिश का, यानी कि सदिश ए वेक्टर है ना, सदिश ए वेक्टर का एक्स एक्सिस यानी कि एक्स अक्ष के अनुदेश घटक, यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, सदिश ए वेक्टर का एक्स अक्ष के अनुदिश घटक, इस ए वेक्टर का एक्स अक्ष के अनुदिश घटक कितना होगा वो लिखेंगे हम इस तरीके से, ये बराबर लिख देना, यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग, यानी कि ए वेक्टर का एक्स अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि ए वेक्टर का कंपोनेंट हम किसके अलोंग निकाल लें, एक्स एक्सिस के। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एक्स वेक्टर का मॉड, क्या हो जाएगा, ए इस वेक्टर का, ये जो दे रखा है इसका हम क्या निकाल लेंगे, परिमाण निकाल लेंगे, ये इसका घटक निकल जाएगा, राइट। तो ये आ जाएगा। तो अब देखिएगा ये किस तरीके से निकलेगा आपका, सिंपल तरीके से हम यदि बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे इसको ए एक्स, केवल इतना लिख देंगे। अब ये वेक्टर कहाँ गया उसका ही मतलब समझ लीजिए, यदि हम यहाँ पे समझ लीजिए, जनरल चीज समझिएगा कि यहाँ पर आपका ए वेक्टर दे रखा है, कोई भी ए वेक्टर दे रखा है इस तरीके से, तो इसका यदि हमको ए वेक्टर जैसे दे रखा है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप, इस तरीके से दे रखा है, फिर हम इस ए वेक्टर का क्या निकाल रहे हैं, ए वेक्टर का परिमाण, क्या निकाल रहे हैं, परिमाण। किस तरीके से निकलता है, अंडर रूट में इसका ये होता है ए वेक्टर का, यदि हम परिमाण निकालते हैं ए वेक्टर का परिमाण, फॉर्मूला क्या होता है ध्यान से समझ लीजिए, इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ठीक है, ये होता है ए जेड ए एक्स ए वाई ए जेड क्या होता है, मतलब ये जो ए वेक्टर है इसका मतलब क्या, आई कैप लग रहा है तो मतलब क्या है कि ये एक्स दिशा में है, 3 यूनिट ये एक्स दिशा में है, 4 यूनिट ये वाई दिशा में है और 5 यूनिट ये जेड दिशा में है। तो इसका मतलब ए एक्स यही है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 4 का स्क्वायर कर देंगे, ये जे कैप यानी ए वाई यानी कि ये, और ये आपका प्लस 5 का स्क्वायर कर देंगे। आगे चल के सारा कुछ समझ में आने लगे, ए वाई ए जेड वही चीज मैं यहाँ पर समझाऊंगा आपको, ठीक है। चलिए ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो टोटल मिला कितना हो जाएगा, अंडर रूट 50 हो जाएगा। तो ये जो ए वेक्टर का परिमाण निकला है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये ए वेक्टर का जो परिमाण है इस वैल्यू को हम, जैसे ए वेक्टर ले लिखा हुआ है और कहीं पर ए वेक्टर का मॉड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ही क्या है कि ए वेक्टर का परिमाण आप हिंदी में बोल रहे हो, उसी चीज को हम किस तरह से प्रदर्शित करते हैं, ए वेक्टर का मॉड, राइट। और इसको हम डायरेक्ट इस तरीके से देखिए, ये लिखा हुआ है आपका ए वेक्टर का परिमाण को हम ए वेक्टर का मॉड लगाकर प्रदर्शित करते हैं, इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, इसी चीज को हम ए लिख सकते हैं, ए, केवल ए, मतलब समझ में आ गया कि ए वेक्टर का जो परिमाण है उसको मॉड ऑफ ए वेक्टर लिख सकते हैं या सिंपल ए लिख सकते हैं। ऐसे ही हम बी वेक्टर का परिमाण, यदि हम बी वेक्टर का परिमाण को किस तरीके से लिखेंगे, या तो मॉड ऑफ बी वेक्टर लिख दीजिए या हम इसको क्या लिख सकते हैं, केवल बी लिख सकते हैं। तो मतलब समझ में आ गया। इसी तरीके से हम ए एक्स वेक्टर लिखा हुआ है, इसका हमको परिमाण चाहिए तो क्या लिखेंगे हम, इसका ए एक्स वेक्टर का या तो मॉड ऑफ ए एक्स वेक्टर लिखेंगे या हम डायरेक्टली ए एक्स लिख देंगे। तो ये ए एक्स का मतलब क्या है कि ए एक्स वेक्टर का परिमाण, समझ में आ गया। परिमाण यानी परिमाण आपको मैग्नीट्यूड, इसको क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्स वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो मतलब ये साधारण बी लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, यदि वेक्टर भाषा में हम इसको बोलें तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर लिखा हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पर ये जेड लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि ये मैग्नीट्यूड ऑफ जेड वेक्टर लिखा हुआ है। समझ में आ गया होगा। इस तरीके से मैग्नीट्यूड निकलता है तो हम इसको रिप्रेजेंट क्या कर सकते हैं, ए वेक्टर के
परिमाण को हम डायरेक्टली ए से भी प्रदर्शित करते हैं। तो ए बराबर ये है, तो इसका मतलब क्या है कि ये ए वेक्टर का मॉड ऑफ ए वेक्टर दे रखा है। समझ में आ गया बात? चलिए तो इसको हम मिटा के नहीं अपनी बात पे आते हैं, सीधे यहाँ पर ये चीज आते हैं। ठीक, चलिए इसको मिटा लेते हैं, तो लिखा हुआ। चलिए अब ये ए एक्स समझ में आ गया आपको। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या चाहिए था, आपको पता चल गया कि ए एक्स, तो ए एक्स देखिएगा। अब आपको यहाँ से देखो ए एक्स यानी एक्स की डायरेक्शन में आपने एक चीज पढ़ी होगी जो हमने वो कराया था, ये भी आपको बताया था कि यदि ये एफ वेक्टर है, इंटर करके आए हो तो बीएससी में आए हो आप, तो इंटर में आप पर फिजिक्स लिया तो आपको मैथमेटिक्स जरूर होगी, और फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा कि यदि हम इसको थीटा मान लेते हैं तो ये क्या होता है, ये एफ कॉस थीटा होता है और ये जो एफ साइन थीटा होता है। ठीक, ये आपने पढ़ा था। फिजिक्स के डेरिवेशनों में भी बहुत सारी जगह ये आता है। कहाँ कहाँ पे आया था, ये आपके उसमें भी आया था, यानी कि चैप्टर 1 में ही आया था। चैप्टर 1 में कहाँ पे आता है ये आता है आपका वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, और एक होता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो वहां पर क्या होता है, इसी तरीके की कंडीशन बनती है। जैसे मैं आपको याद दिला दूं इस तरीके से कि यहाँ पर जो होता है कि एक वैद्युत द्विध्रुव होता है, निरक्षीय स्थिति यहाँ पर है, इस तरीके से हम इसको बना देते हैं। यहाँ पे थीटा होता है तो यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से ई निकाल देते हैं। तो यहाँ पे एक इस तरह जाता है, एक इधर, यहाँ E1 होता है, यहाँ पर E2 होता है। तो यहाँ पर आपका क्या लगा देते हैं, थीटा लगा देते हैं। तो ये क्या हो जाता है, यदि यहाँ पर थीटा आता है तो ये E2 साइन थीटा, और यहाँ पर क्या जाता है E1 कॉस थीटा, इस तरीके से। ऐसे यहाँ पर E1 के कारण यहाँ पर थीटा होता है तो E1 कॉस थीटा इधर आता है, और यहाँ पर नीचे की ओर क्या आता है, E1 साइन थीटा आता है। याद हो तो हम ये भी मान लेते हैं कि ये, क्योंकि ये विपरीत दिशा में तो ये एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं और इनको हम जोड़ देते हैं। तो ये भी डेरिवेशन में था। तो उसको मारो बोलिए आपको क्या पढ़ा है आपने, उसको छोड़ते हैं। हम यहाँ पे ही आपको सिखाते हैं कि यदि आपका कोई भी चीज इस तरीके से दो भागों में बटी हुई है और ये दे रखा है, यहाँ पर जेड दे रखा है कुछ भी, तो ये तो यहाँ पे यदि थीटा यहाँ पे लगा हुआ है तो आप लिख दोगे जेड कॉस थीटा, ये आपका कॉस थीटा आएगा। थीटा के साथ में कॉस थीटा रहता है हमेशा, ऊपर जेड साइन थीटा आ जाएगा। यदि इस तरीके से दे रखा है, यहाँ पर ये आर है, थीटा ऊपर है, तो आप लिख दोगे आर कॉस थीटा ऊपर और आर साइन थीटा नीचे। ये कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, चलिए आगे समझाते हैं। तो आपको यहीं से पता चल रहा है ये एक्स थीटा यहाँ पर लगा हुआ है, एक्स है तो एक्स के साथ में क्या आ जाएगा, ए एक्स बराबर क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा। ये आपका आ गया, क्या चीज आ गई है, ये आ गई कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स की दिशा में इस ए वेक्टर का घटक ये आ गया। ऐसे ही हम बात कर लेते हैं क्या, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। तो क्या हो जाएगा, ए वाई का मॉड, यानी कि इसका मॉड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ए वाई हो जाएगा, और डायरेक्ट ए वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए साइन थीटा। जैसे यहाँ पे ये कॉस थीटा है, थीटा के साथ में कॉस थीटा आया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए साइन थीटा, ये आ जाएगा ए वाई की वैल्यू ये आ गई और ए एक्स की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, अब इस थीटा की यदि वैल्यू निकालने लगो तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। थीटा है तो एंगल, यदि हम इसके बीच में एंगल निकालने लगे तो एंगल बिटवीन कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर के घटकों के बीच का एंगल। तो यहाँ पर सीधे सीधे मैं यहाँ पे एंगल फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो एंगल बराबर क्या हो जाएगा, थीटा। इसमें लगाएंगे हम टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो लंब पर क्या आ रहा है, ऊपर ए वाई आ रहा है, इधर क्या आ जाएगा, ए एक्स आ जाएगा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। ये चीज आ गई। आपको यहाँ से भी दिखाई दे रहा है, तो देखिएगा आप इसको समीकरण 1 मान सकते हो,
इसको समीकरण 2 मान सकते हो, राइट। यहाँ से हम एंगल निकालना चाहें तो आप ऐसा समझ लीजिए, यहाँ पर डायरेक्टली साइन बट्टे कॉस होता है। देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। तो साइन थीटा कहाँ है, ये है, कॉस थीटा कहाँ है, ये है। तो हम लिख देंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिएगा a साइन थीटा अपॉन a कॉस थीटा बराबर, ये क्या हो जाएगा इधर, ये समीकरण 2 क्या है, a y, और ये क्या हो जाएगा a x। अब देखिए a से ये a कट जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, केवल साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और ये क्या बचेगा यहाँ पर a y अपॉन a x। ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा a y अपॉन a x, थीटा बराबर क्या हो जाएगा टेन इनवर्स a y अपॉन a x। तो एंगल आपको पूछने लगे तो आप एंगल क्या बताओगे, a y अपॉन a x, थीटा बराबर टेन इनवर्स a y अपॉन a x, एंगल निकालना आ गया आपका। ठीक है, एक चीज और आप लिख लोगे नोट, क्या देखिएगा, एक चीज याद रखिएगा, ये जो है आपका, ये इसका परिमाण है, और परिमाण आगे चल के आपको समझ में आएगा, आगे हम और समझाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल याद रखिएगा कि ये a बराबर क्या है, अंडर रूट में ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर। यदि जब इसका परिमाण निकालेंगे तो हम क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्टली हमारे पास में इसको निकाल लेंगे। यदि यहाँ पर भी आपका ये z अक्ष में होता, यदि यहाँ पे एक z अक्ष भी होता तो यहाँ पे क्या लिख देते, इसका परिमाण किस तरीके से लिखते, ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर। जो अभी अभी हमने परिमाण निकाला था उस फॉर्मूले से, इससे पहले निकाला था ना वो चीज़, तो ये यहाँ पर आता है। तो इसका मतलब ये है, अभी मैं आपको समझाता हूँ, देखिए इसका मतलब ये है, एक चीज़ और यहाँ पर समझिए, ये ax ay कहाँ से आया, जैसे कि इसको कर लीजिए, पहले इसको कीजिए, मैं आपको फिर समझाता हूँ आपको। ठीक है, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। पानी बिखर गया पूरा नीचे और बेकार हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ चलेगा। ठीक है, तो अब देखिएगा, हम आपको एक चीज समझाते हैं। ये तो हो गया, जैसे हमने क्या कहा था, ये यहाँ पर इस तरीके से है, ये ओ बिंदु है, यहाँ पर आपका कोई भी सदिश है, पी बिंदु पर ये यहाँ पर पी है। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, ए वेक्टर है। ठीक, अब यहाँ पर इसके जो पॉइंट दे रखे हैं वो कितना दे रखा है, यहाँ पर जो पॉइंट दे रखा है 3,4। 3,4 का मतलब क्या है, यदि आपका नॉर्मली निर्देशांक, आपने निर्देशांक ज्यामिति पढ़ी है और यहाँ पर आपका कोई भी पॉइंट है, यहाँ पर P, इसके 3,4 बिंदु दे रखे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये x है, ये y है, तो मतलब x की दिशा, ये y की दिशा, तो मतलब क्या है कि ये x की दिशा में है, यानी कि x की दिशा में तो 3 चला हुआ है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसका 3 है, और ये y की दिशा में कितना 4 पॉइंट चला हुआ है, ये इस तरीके से y की दिशा में यहाँ पर कितना है, ये 4 चला हुआ है, तभी तो इसका पॉइंट ये वाला जो पॉइंट है ये 3,4 बैठ रहा है। वही चीज यहाँ पर होती है, यदि ये वेक्टर है और ये 3,4 दे रखा है तो इसको इस तरीके से नहीं लिखेंगे, इसको लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं, ये लिखा जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप, ये लिखा जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब ये हुआ कि ये i कैप, मतलब i कैप सीधे सीधे बता रहा है कि ये दिशा को बताते हैं। ये क्या है, आपको इकाई सदिश है, जो हमने पहले बताया था। इकाई सदिश क्या होता है, दिशा को बताता है। आई कैप का मतलब क्या है, देखिए आई कैप, जे कैप और के कैप ये होते हैं। ठीक है, आई कैप का मतलब एक्स अक्ष, वाई का मतलब ये, और इसका मतलब जेड। तो आई का मतलब सीधे सीधे ये कह रहा है कि ये एक्स अक्ष में 3 यूनिट चला हुआ है, तो मतलब ये एक्स अक्ष है आपकी, तो इसमें कितना है, ये यहाँ पर ये 3 हो गया। ऐसे ये
जे में 4, जे में क्या चला हुआ है यहाँ पर, यदि हम बात करें तो ये यहाँ पर यदि बात करेंगे तो इसका परिमाण क्या है, जेड की तरफ क्या है, 4 है। सॉरी यहाँ पे 4 है, तो ये 4 इस तरीके से है। तो इसका पूरा जो वेक्टर होता है इस तरीके से ए वेक्टर है। तो इसका मतलब ये है कि ये ए वेक्टर जो दे रखा है 3i कैप प्लस 4 जे कैप इस तरीके से दे रखा है। तो इसका मतलब ये जो ए वेक्टर है, ये वाला जो वेक्टर है ए, तो इसकी पोजीशन यहाँ पर है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक्स की दिशा में 3 और वाई की दिशा में 4 है। तो इसको लिखेंगे ऐसे कि 3i कैप प्लस 4 जे कैप। तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पर से हम निकाल सकते हैं ए एक्स बराबर 3 और ए वाई बराबर 4। ये है इसके कंपोनेंट इस तरीके से छटते हैं। तो ये आई कैप का मतलब ये है कि ये एक्स की दिशा में इसका परिमाण है। इस वेक्टर का एक्स की दिशा में कितना परिमाण है वो ये रहा ए एक्स, ठीक है, परिमाण यानी कि ए एक्स का मॉड, ठीक है, मतलब एक्स की दिशा में इस वेक्टर का मॉड लग गया तो परिमाण। तो इसको हम क्या लिखते हैं, ए एक्स लिखते हैं, ये 3 हो गया। ऐसे ये वाई की दिशा में इसका परिमाण कितना है, ए वाई, वो कितना है, वो है 4, ठीक। तो इस पूरे वेक्टर का परिमाण यदि हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इस पूरे वेक्टर का यदि हम परिमाण निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ए वेक्टर का हमें इसको मॉड चाहिए तो लिख देंगे हम ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। मतलब क्या हो गया, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, कितना हो जाएगा, 16 9 25, और 25 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये ए वेक्टर का जो मॉड है वो कितना निकला है, 5 निकला है। तो इस वेक्टर का ये जो वेक्टर आपको दे रखा है 3i कैप प्लस 4 जे कैप, इसका एक्स की दिशा में परिमाण कितना 3 है, y की दिशा में इसका परिमाण 4 है। लेकिन इस टोटल का परिमाण यदि हम बात करें, इस मैग्नीट्यूड ये पूरा, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का ये जो बात करेंगे, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये जो मैग्नीट्यूड है ये है 5, ठीक है। ये कितना है 5, समझ में आ गई। ना समझ में आए तो आप पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल सकते हो। कैसे देखिएगा, यहाँ से इसको मैं यदि कोई भी m बिंदु मान लूं तो ये त्रिभुज बन रहा है, इस तरीके से देख लो। ये यहाँ पे O, ये है यहाँ पे P और यहाँ पे है ये M। ये वैल्यू कितनी है, 3 है, ठीक। ये वैल्यू कितनी 3 है, और यदि ये 4 है तो ये भी 4 होगी यहाँ पे, क्योंकि ये पूरा का पूरा लंब है तो ये भी 4 होगी। जब ये 4 है तो ये कर्ण निकालेंगे, तो कर्ण कैसे निकालेंगे, ये देखिए कर्ण बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, अंडर रूट कर देते हैं। लंब कितना 4, 4 का स्क्वायर प्लस नीचे 3 का स्क्वायर, 3 कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, कितना हो जाएगा, अंडर रूट 25, तो मतलब 5 आया ना आया, तो ये 5 आ गया। तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है ये कितनी आ गई, 5। समझ में आ गया। तो इस तरीके से निकल के आता है ये। यदि यहाँ पर भी जेड होता, इस तरीके से यहाँ पर और भी जेड की साइड में होता, ये देखिए इस तरह से होता, ए वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप, इस तरीके से होता, कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी मॉड इस तरीके से निकल जाता। मॉड निकालना है, अंडर रूट 3 का स्क्वायर यानी कि ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, इस तरीके से निकल जाता। आप आराम से निकाल लेते। ए एक्स यानी कि ये रहा, ए वाई यानी कि ये रहा, ए जेड ये रहा। तो कंपोनेंट आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरह से, कंपोनेंट का क्या यूज है, किस तरीके से यहाँ पर लगते हैं ये, ठीक है, इस तरह से रहता है। क्लियर होगी बात, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके घटक बस यही है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही करते हैं। कंपोनेंट समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अब से हम वीडियो बड़ी बनाने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास बोर्ड आ चुका है। अब लंबा वीडियो बनेगा, पूरा टॉपिक को हम बड़े थोड़ा तेज भी करेंगे और बहुत आसानी से हम सब कुछ समझते रहेंगे, ठीक है। तो बाकी लाइव क्लासेस भी करेंगे। तो मिलेंगे एक दूसरे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय।